जैसे यहाँ पे Ag है, Cl है, और इधर वाले एलिमेंटों को जितने रहते हैं उनको क्या करते हैं, हम अलग अलग ब्रैकेट में लिखते हैं। इधर एक ही में था तो इनको क्या किया, पूरा का पूरा कंपाउंड एक ब्रैकेट में हमने लिखा, और यह वाला जो देखा गया सब अलग अलग थे तो इनको हमने अलग लिखा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे इनके संतुलन की स्थिति को देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, Ag को मिलाएंगे, तो सिल्वर यानी कि Ag इधर 1 है, इधर भी Ag 1 है, लेकिन क्लोरीन को देखेंगे तो इधर क्लोरीन की संख्या 1 है, इधर क्लोरीन की संख्या 2 है। तो जिधर कम रहता है, कम वाले में जितना कम रहता है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसमें जो देखा जाएगा, इधर अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो क्लोरीन की संख्या 2 हो जाएगी। लेकिन अब इसमें जो देखा जाएगा कि यहाँ पर क्लोरीन की संख्या तो 2 हो जा रही है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करने के कारण जो देखा गया Ag की संख्या भी 2 हो गई है। तो यहाँ पर Ag की संख्या 1 है, तो यहाँ पर अगर 2 से गुणा कर देंगे तो Ag की संख्या भी 2 हो जाएगी। तो हमको इस समीकरण में संतुलन में जो देखा गया 2 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा और 2 यहाँ रहेगा, यानी कि जहाँ जहाँ हमने बढ़ाया, यानी कि AgCl में बढ़ाया तो AgCl के पास बढ़ा देंगे, यहाँ Ag में बढ़ाया गया है तो Ag में बढ़ा देंगे। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, समीकरणों को संतुलित करते हैं। अब इसके बाद एक समीकरण को और हम दे रहे हैं, इसको संतुलित कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यानी कि यहाँ पर जो समीकरण हमारा रहेगा, यानी कि C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज है, यानी कि ग्लूकोज की क्रिया हम लोग करा ले रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, तो क्रिया करने के बाद यह बना देगा हमारा, यानी कि यहाँ पे जो देखा जाएगा हमारा बन जाएगा CO2 प्लस बनेगा हमारा H2O, यानी कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्रिया किया ऑक्सीजन के साथ और बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और जो देखा गया यानी कि H2O जल बना दिया। अब इसमें जो देखा जाएगा, यानी कि समीकरण को क्या करना है, हमको संतुलित करना है। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस साइड के यानी कि सभी एलिमेंटों को अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर जो देखा गया, यानी कि यहाँ पे यह 1 में है, इनको हम क्या कर देंगे 1 में लिखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है, ऑक्सीजन की संख्या 6 है, इतना कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है तो नीचे इसके ऑक्सीजन भी हम लिख लेंगे, यहाँ पे O2। अब इसके बाद यानी कि हमने राइट साइड का लिख लिया, अब लेफ्ट साइड के सभी यानी कि कंपाउंड को लिखेंगे। तो यहाँ पे जो देखा जाएगा हमारा C है, यहाँ पे O2 है। अब इसके बाद वहाँ पर जो देखा जाएगा इसकी संख्या यानी कि H2 है और इसकी संख्या O। तो यहाँ पे अगर इस कंपाउंड को हम मैच कराएंगे तो पहले कार्बन की संख्या को देखा जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 है और यहाँ पे कार्बन की संख्या जो देखी गई यानी कि 1 है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 6 से गुणा कर देंगे। यानी कि जब इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, इधर कार्बन की संख्या हो जाएगी हमारी यानी कि 6, तो इधर भी कार्बन की संख्या 6, इधर भी 6, 6 बराबर हो गया हमारा। अब इसके बाद जो देखा जाएगा हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की संख्या को देखेंगे। 6 दूनी 12 ऑक्सीजन इधर है और फिर इसके बाद 1 यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो टोटल ऑक्सीजन 13 हो रहे हैं। लेकिन इधर देखा जाए तो क्या है, यानी कि 6 ऑक्सीजन इधर हैं। तो यहाँ पे क्या कर दें, अगर हम इसमें 6 से गुणा कर दें, इस कंपाउंड में अगर हम यानी कि 6 इधर ऑक्सीजन है, यानी कि 6 2 8 ऑक्सीजन है, इधर जो देखा जा रहा है 6 दूनी 12, 12 1 13 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की संख्या हमको बढ़ानी, तो ऑक्सीजन वाले में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 6 18 हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अभी भी संतुलित नहीं हुआ, यानी कि इधर 18 ऑक्सीजन, इधर 13 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, यानी कि अगर इस एक को हम 6 बना दें तो यानी कि यह एक जो ऑक्सीजन है 6 बन जाएगा, तो 6 दूनी 12 ही रहेगा, एक यह मिलकर के टोटल हो जाएगा 18। अगर हम क्या कर दें यहाँ पे यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 6 6 दूनी 12, और यहाँ पे जो देखा गया 6 है, 6 दूनी 12 यहाँ पे है और 6 18, यानी कि 18 ऑक्सीजन इधर मिल जा रहे हैं, 18 ऑक्सीजन टोटल इधर मिल जा रहे हैं। अब ऑक्सीजन हमारा सेटिस्फाइड हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या को, यानी कि 12 हाइड्रोजन यहाँ पे है और इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन इधर, यानी कि हमारा समीकरण संतुलित हुआ। हमने क्या किया कि इसमें ऑक्सीजन के यहाँ 6 बढ़ा दिए और यहाँ पे जो देखा गया CO2 के पास 6 बढ़ाया गया, H2O के पास जो देखा गया 6 बढ़ाया गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने समीकरणों को हम संतुलित कर लेंगे। इस विधि द्वारा जो देखा जाता है समीकरण को हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। समीकरणों को संतुलित करने की यही प्रक्रिया थी। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो देखा जाता है, पहला होता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन
अभिक्रिया, या इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया। और फिर इसके बाद जो देखा जाता है हमारा दूसरे नंबर पे आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। और इसमें जो देखा जाता है तीसरे नंबर पे हम ले रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। और इसके या इसे एक और नाम दिया जाता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और फिर इसके बाद हम लोगों को चौथी पढ़नी है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। फिर इसके बाद पांचवें नंबर पर हम जानेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभिक्रिया। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे छठे नंबर पर होती हमारी यानी कि संयोजन हुए अनुत्क्रमणीय। और इसके बाद जो देखा जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद जो देखा जाएगा सातवें नंबर पे हमारी आ जाएगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और इसके बाद जो देखा जाएगा आठवें नंबर पे हम ले रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। और फिर इसके बाद नवें नंबर पे हम ले रहे हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। और फिर इसके बाद जो देखा जा रहा है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कुछ अभिक्रियाओं को। अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया हमारा। 10वें नंबर पे हमारा आ जाएगा यहाँ पे हम ले रहे हैं यानी कि आक्सीकरण। आक्सीकरण आक्सीकरण। 11 नंबर पे हो जाएगा हमारा अपचयन। अपचयन। 12 नंबर पे हमारा हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। और फिर इसके बाद हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है एक और यानी कि इसमें जो देखा जाता है संक्षारण पढ़ना है। संक्षारण। और फिर इसके बाद जो देखा जाएगा इसमें और यह चीज़ पढ़नी हमको। संक्षारण के बाद हम लोगों को पढ़ना है विकृत गंधिता। गंधिता। इस तरह से हम लोगों को टोटल इसमें 15 हेडिंग इस चैप्टर में पढ़नी है टोटल। पहला संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, और फिर आक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया। और फिर इसमें जो देखा जाएगा यानी कि अपघटन अभिक्रिया। एक चीज़ और इसमें लिख लिया जाए यानी कि अपघटन अभिक्रिया। मान लिया जाए हमारा हो जाएगा 15 अपघटन। अपघटन अभिक्रिया यानी कि टोटल इतनी अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा हमको करनी है। यानी कि पहला जो देखा जाएगा संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, फिर इसके बाद जो देखा जाता है यानी कि विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अब इसके बाद उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, फिर इसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इतनी अभिक्रियाओं के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। तब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होती है, कौन कौन अभिक्रिया क्या क्या होती है।
अब इसमें हम लोग पहले अभिक्रिया पढ़ेंगे, यानी कि संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें बोलेंगे यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर ले लें, यानी कि C+O2 गिव्स आउट हमारा बनेगा CO2। तो यहाँ पर जब CO2 बनेगा यानी कि दो अभिकारक थे मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण हुआ, तो इसे कह दिया जाता है यानी कि संयोजन अभिक्रिया। तो बोलेंगे यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो भी हो सकते हैं उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना इसकी संख्या 1 है और इनकी संख्या एक यह है, यानी कि इनकी संख्या 2 है और इसकी संख्या 1 है। जब इस तरह की स्थिति मिलेगी, यानी कि इधर अभिकारक में 2 हों या उससे अधिक, यानी कि 2 या 2 प्लस हो, लेकिन उत्पाद जो हमारा वह एक ही रहे, इस तरह की अभिक्रिया को कहा जाता है यानी कि संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। यहाँ हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम कह दें H2+O2 गिव्स आउट बना दे 2H2। तो यहाँ पर यानी कि प्रोडक्ट की संख्या देखा जाए तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो हमारा है 2 है, लेकिन एक यह 2 प्रोडक्ट है। और यहाँ पे जो देखा गया यानी कि रिएक्टेंट हमारे जो है इनकी संख्या 2 है और प्रोडक्ट जो है इसकी संख्या 1 आई। तो यहाँ पे जो देखा गया 2 अभिकारक मिले और एक उत्पाद का निर्माण हुआ। इस तरह की अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। तो बोलेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं यानी कि Cu है, Cu प्लस है, O2 है या O कह दें, यह मिला इसमें बना दिया CuO, यहाँ पे बन गया हमारा। या फिर इसके बाद जो देखा गया यानी कि Fe है और फिर इसके बाद जो देखा गया यानी कि O2O, यहाँ पे क्रिया किया तो यहाँ पे जो देखा जाएगा यानी कि Fe2O रहेगा और इसने क्रिया किया बना दिया यानी कि Fe2O3। तो इस यहाँ पर जो देखा जाएगा यानी कि Fe की संख्या 2 है और इसकी संख्या जो देखी जाएगी 3 दूनी 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 बढ़ा दें तो 2 दूना 4 हो जाएगा हमारा, तो 4 बढ़ा दें और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देखा जाएगा यह अभिक्रिया हमारी जो देखी जाए तो इसमें जो देखा गया एक अभिकारक यहाँ पे, एक अभिकारक यहाँ पे एक ही उत्पाद का निर्माण हुआ, 2 अभिकारक मिले। इस तरह से जो अभिक्रियाएं देखी जाती हैं उसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। अब इसके बाद हम लिख लें यहाँ पे दूसरी, मान लिया जब पढ़ लें हम यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया हो जा रही हमारी। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, अब इसको देख लिया जाए। तो यानी कि जब किसी अभिक्रिया में, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें यानी कि किसी पदार्थ के विलयन से, जब किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के विलयन से उसे विस्थापित कर देता है, इस अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। ये वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी पदार्थ के जलीय विलयन से उसे विस्थापित कर देता है, तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम बात करते हैं तो इसमें जो देखा जाता है, जैसे हमारा है यानी कि Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट। अब यहाँ पे Zn है, यहाँ से क्या करेगा H2SO4 है तो इसमें से H2 को हटा करके इसके स्थान पे Zn बैठ जाए, तो इस तरह की अभिक्रिया जो होगी विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पे बना लेगा ZnSO4 प्लस यहाँ से H2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो देखा जाता है यह यानी कि Zn जो है क्या करता है, यहाँ से H2 को विस्थापित करके उसके स्थान पे खुद बैठ जाता है। मतलब यह क्लास में उस लड़के की तरह है जो क्या करता है यानी कि भारी भरकम होता है और अपने से दुबले पतले बच्चों को सीट से हटा देता है। उसी तरह की स्थिति जो देखी जाती है इसके अंदर पाई जाती है।
और यह क्या करता है कि यह यानी कि उस स्थान से जहाँ पर मतलब ये क्या करता है दूसरे धातु के विलयन से उसको क्या करता है वहाँ से हटाता है और हटा करके उस स्थान पर स्वयं बैठ जाता है। तो इस तरह अगर की स्थिति मिल रही तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो बोलेंगे यानी कि वह अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी पदार्थ के जलीय विलयन से उसे विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम बात करें कि Fe प्लस हो जाए हमारा H2SO4, H2SO4, तो यहाँ Fe आएगा इसके स्थान पर बैठ जाएगा तो बना लेगा FeSO4 प्लस H2 गैस निकाल देगा। या फिर हम कह दें यहाँ पे दूसरा यानी कि Cu आ जाए, Cu प्लस H2SO4 गिव्स आउट, बना लेगा CuSO4 प्लस H2 गैस निकाल देगा। इस तरह की स्थिति आ जाए। या फिर हम कह दें कि Fe और प्लस ZnSO4 गिव्स आउट, या बना दें कि FeSO4 प्लस Zn निकल जाए बाहर। इस तरह की जो पूरी की पूरी अपक्रिया में जो प्रोसेस पूरी देखने को मिल रही है कि किसी पदार्थ के जलीय विलयन से क्या कर रहा है दूसरा पदार्थ उसको विस्थापित कर दे रहा है, हटा दे रहा है, भगा दे रहा है। इस तरह की जो स्थिति मिलती है यानी कि इस प्रकार की अपक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। तो बोलेंगे वह अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन से उसे दूसरा पदार्थ, या वह अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी पदार्थ के जलीय विलयन से उसे विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अपक्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे, यानी कि उत्क्रमणीय अपक्रिया होती क्या है। इसे बोलेंगे नहीं कि वह अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसे उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अपक्रिया बोलेंगे कि वह अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, मतलब नए पदार्थ का निर्माण करे और फिर उसके बाद प्रारंभिक अवस्था में लाए जा सके, यानी कि यह जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो उस तरह की अपक्रिया को हम कहते हैं यानी कि उत्क्रमणीय अपक्रिया। जैसे उत्क्रमणीय अपक्रियाओं का जो सिंबल होता है उनको तीर दोनों साइड से इस तरह से हाफ तीर लगाई जाती है। और इसमें जो देखा जाएगा, मान लिया जाए PCl5 एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसमें हो जाए हमारा यानी कि PCl3 प्लस Cl2, यह जो देखा जाता है यह दोनों दिशाओं में क्या होती है संपन्न होती है। तो यह अपक्रिया जो होती है दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, इसलिए इसको उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं I2 प्लस हो जा रहा है हमारा H2, यह उत्क्रमणीय का सिंबल होगा, यह बनाएगा यानी कि 2HIK। तो यह अपक्रिया जो देखी जाएगी यानी कि दोनों दिशाओं में संपन्न होगी, अतः इस अपक्रिया को हम कहेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो यहाँ पे जो देखा जाता है उत्क्रमणीय का यह एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब इसके बाद हम देखेंगे अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा कर लें। चौथी नंबर अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया यहाँ पर लिखेंगे यानी कि वह अपक्रिया जो एक ही दिशा में संपन्न होती है, एक ही दिशा में संपन्न होती है उसे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। तो बोलेंगे नहीं कि वह अपक्रिया जो एक ही दिशा में संपन्न होती है उसे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। अब वह अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसे उत्क्रमणीय अपक्रिया कहा जाता है। यह अपक्रिया जो थी यानी कि यह दोनों दिशाओं में संपन्न नहीं होती है या एक ही दिशा में संपन्न होती है, इसे कहा जाता है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा KClO3 गिव्स आउट होगा यहाँ पर हमारा KCl प्लस O2, इसको संतुलित कर दिया जाएगा। यह जो देखा जाएगी यह अपक्रिया जो होगी हमारी यह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाएगी। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लिख ले रहे हैं। जैसे हमारा हो जा रहा है Na प्लस यहाँ पर हो जाएगा H2 गिव्स आउट, बना लेगा हमारा NaOH प्लस H2। अब इसको हम सेटिस्फाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बढ़ा ले रहे हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा।
और इसके बाद ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया। इसमें जो देखा जाता है कि यह अभिक्रिया जो देखी जाती है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में संपन्न हो, यानी कि वह दोनों दिशाओं में संपन्न नहीं होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम कह देते हैं यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? अपघटन अभिक्रिया के बारे में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपघटन अभिक्रिया के बारे में, यानी कि 5वां नंबर हमारा हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, तो अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? तो इसमें बोलेंगे यानी कि वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो जिसमें यानी कि एक उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो बोलेंगे वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं यानी कि अपघटन अभिक्रियाएं। बोलेंगे यहाँ पे यानी कि वह उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे अपघटन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया करते हैं। यानी कि वह उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हो जाएगा हमारा कि ClO3 गिव्स आउट, यानी कि एक अभिकारक है और यह टूटेगा हमारा, तो जाएगा यानी कि KCl प्लस बनाएगा O2। यहाँ इसे सेटिस्फाइड कर दिया जाए, दो यहाँ हो जाएगा, दो यहाँ, तीन यहाँ पर। इसमें जो देखा जाता है एक अभिकारक क्या करता है, टूटता है, दो यानी कि दो उत्पाद का निर्माण करता है, तो इसे कहा जाता है यानी कि अपघटन अभिक्रिया। या इसमें जो देखा जाता है अपघटन अभिक्रिया का एक और एग्जाम्पल हम लिखें CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है टूटता है यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में। इस तरह से जो देखा जाता है ये अभिक्रियाएं एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। अतः इन अभिक्रियाओं को हम कह देते हैं यानी कि अपघटन अभिक्रिया। इसमें एक अभिकारक टूटता है और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब इसके बाद देख लिया जाए वियोजन अभिक्रिया। बोलेंगे यानी कि वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इसमें बोलेंगे वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक यानी क्या करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। इसमें भी वही रहता है, बस इसमें अभिक्रिया जो होती है उत्क्रमणीय, उसमें जो देखा जाता था अनुत्क्रमणीय थी। इसमें बोलेंगे वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसमें हम जो देखा जाएगा ये वाला एग्जाम्पल डाल सकते हैं, पहले परिभाषा इसकी लिखें, यानी तो ही जाएगा वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं
अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें जो देखा जाता है, जैसे हम PCl5 को ही लिख लें, PCl5 यानी कि यह एक यहाँ पर अभिकारक है, ये एक अभिकारक टूटेगा और इसके बाद दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण तो बना लेगा PCl3 + Cl2 यानी कि दो उत्पाद का निर्माण हुआ। या फिर हम लिख लें यानी कि 2HI जो होता है यह बनाएगा हमारा यानी कि H2 + I2। तो इस तरह से जो देखा जाता है यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक टूटते हैं, एक अभिकारक टूटता है तो दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। बोलेंगे वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती क्या है, इसमें बोला जाएगा यानी कि वे अभिक्रियाएं जो संपन्न होने के उपरांत ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं, ऊष्मा बाहर निकालती हैं, उन्हें कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बोलेंगे वे अभिक्रियाएं जो संपन्न होने के दौरान क्या करती हैं, संपन्न होने के उपरांत या बाद में ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि मार्केट से जब हम यानी कि बिना बुझे हुए चूने को क्या करते हैं ला करके यानी कि पानी में जब डाला जाता है तो वह क्या करता है पूरा तेजी के साथ उबलने लगता है। तो उसमें जो देखा जाता है जब वह यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है जब वह जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है, तो उसमें से यानी कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब जो ऊष्मा को बाहर निकाले। अब इसमें लिखेंगे यानी कि वे अभिक्रियाएं या लिखेंगे वह अभिक्रिया जो संपन्न होने के साथ ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बोलेंगे यानी कि वह अभिक्रिया जो यानी कि संपन्न होने के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित करती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम बात कर लें यानी कि हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, इसकी क्रिया हम जल से करा दें H2O तो बनाएगा यानी कि CaOH का ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना जो देखा जाता है जल से क्रिया करके बना लेता है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। मतलब इधर जो लिखा जाएगा प्लस क्या हो जाएगी ऊष्मा, यहाँ पे ऊष्मा को क्या करेगा बाहर निकालेगा। अब फिर इसके बाद जो देखा जाता है यानी कि मान लें यानी कि C+O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो गिव्स आउट हम लिख सकते हैं यानी कि CO2 प्लस इधर हो जाएगी हमारी ऊष्मा,
तो यहाँ पे जो देखा जाता है यानी कि यह भी क्या करता है, ऊष्मा को बाहर निकालने का कार्य करता है, और यह भी जो होती है क्या करती है, ऊष्मा को बाहर निकालने का कार्य करती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम कहते हैं। और फिर इसके बाद जो देखा जाएगा, अब इसके बाद हम लिखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया नहीं, हमको लगता है ये हो जाएगा 8वां नंबर हमारा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको बोला जाता है कि वे अभिक्रियाएं जो संपन्न होने के दौरान, यानी कि वे अभिक्रियाएं जो संपन्न होने के दौरान ऊष्मा को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। यानी कि वे अभिक्रियाएं जो संपन्न होने के दौरान ऊष्मा अवशोषित करती हैं, उन्हें कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो क्या करती है, संपन्न होने के दौरान जिसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इनमें जो देखा जाएगा, लिखेंगे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया में वह अभिक्रिया जो संपन्न होने के, या वह अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें जो देखा जाता है, हम बोलते हैं यानी कि वह अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम देख लें, यानी हमारा N2 है और यहाँ पे जो देखा जाता है O2 है, प्लस इधर हो जाएगी ऊष्मा। अब यहाँ पे जब देखा जाएगा यह संपन्न होगी, हमारा यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण, यानी NO का निर्माण करेगी, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रेट ऑक्साइड का क्या करेगी, नाइट्रेट ऑक्साइड का निर्माण होता है। नाइट्रेट ऑक्साइड इसमें जो देखा जाता है, संपन्न होने के लिए हमको यानी कि इसको क्या किया जाता है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को हम क्या करते हैं, यानी कि प्लेटिनम प्लेट पर इसको प्रवाहित करते हैं, जहाँ पर 700 से 800 अंश सेल्सियस ताप पर जो देखा जाता है, यानी कि नाइट्रेट ऑक्साइड का निर्माण होता है। और इसके बाद जो देखा जाता है, हम क्या करते हैं, जैसे PCl5 होता है, PCl5 यह क्या करता है, यानी कि इसको भी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती थी, यानी कि यहाँ प्लस में ऊष्मा कर दें, यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह संपन्न होने के साथ साथ जो देखा जाता है, यानी कि PCl3 और जो देखा जाता है Cl2 में भी योजित हो जाता है। इस तरह से यानी कि ये दोनों जो देखी जाती हैं, यानी कि